टीचर काओरू शिनमेई ने अचानक काइतो शिजुकी की गर्दन पर खून की एक धारा देखी। वो चौंक गया और तुरंत दौड़ने को हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें छूने की गलती नहीं करता, आशु ने कहा। आशु की बात सुनकर काइतो शिजुकी का शरीर कांप गया। वो स्टोन पवेलियन के बाहर खड़ा रहा और अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने आंसू को घूरते हुए दांत भींचकर पूछा, आप जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है, फिर भी इतनी दूर जाने और उन्हें मारने की जरूरत क्यों समझी? आशु ने काइतो शिजुकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कोई मर्डरर नहीं हूं, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? तुम्हारे टीचर प्रॉबेबली अपने माइंड में कोई बैटल देख रहे हैं। अगर तुमने उन्हें डिस्टर्ब किया तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। काओरू शिनमेई ने शक भरी नजरों से काइतो शिजुकी को देखा। जब उसने देखा कि उसके टीचर वहीं जमे खड़े हैं, वॉइड में देखते हुए, और उनकी गर्दन पर आया जख्म भी बस सुपरफिशियल है, तो उसने राहत की सांस ली। तुम्हारे टीचर ने अभी जिस स्ट्राइक को यूज किया, उसका नाम क्या है? हाँ, आशु ने काओरू शिनमेई से पूछा। अब उसने काइतो शिजुकी की स्वॉर्ड विल के थ्रू विल रिन्यूअल और जिंदगी मौत के मतलब को कॉम्प्रिहेंड कर लिया था। उसने ह्यूमंस और नेचर के बीच की रिलेशनशिप को समझा, जिससे वो गॉड स्लेयर मंत्रा से एक लाइफ सोल को कंडेंस कर सका। इससे यह पता चलता है कि काइतो शिजुकी का वो मूव सच में बहुत पावरफुल था। काओरू शिनमेई अब आशु को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उन दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, फिर भी उसने खुद को एक जूनियर की तरह दिखाया। इसलिए उसने बहुत ही कॉशियसली जवाब दिया, उस मूव का कोई नाम नहीं है। मेरे टीचर ने नितेन इचिरयू को फाउंडेशन बनाकर चारों सीजन्स के विल रिन्यूअल और लाइफ एंड डेथ समसारा के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंड किया। फिर उन्होंने इस ब्लेड टेक्निक को बनाया। समझ गया। आशु ने हल्के से सिर हिलाया और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो पियोनी गार्डन इसलिए आया था कि ये देख सके कि क्या वो गॉड स्लेयर मंत्रा की लाइफ सोल को कंडेंस कर सकता है। हालांकि पियोनी गार्डन इसमें उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में काइतो शिजुकी ने उसकी मदद की। जीरो तबू, प्राइमोर्डियल बॉडी कुदरत और इंसान का यूनियन, सभी स्पेल्स से इनवल्नरेबल। लाइफ सोल के अपीयर होने के साथ ही प्राइमोर्डियल एनर्जी स्टैट के पीछे लिखा तबू गायब हो गया। ये गॉड स्लेयर मंत्रा से कंडेंस हुई एक लाइफ सोल थी। ये कुछ हद तक ऑर्डार थी, जो उसकी कॉन्शियसनेस में एक क्रिस्टल की फॉर्म में थी, जो कॉर्पोरियल भी लगता था और इनकॉर्पोरियल भी। यही लाइफ सोल थी जिसने काइतो शिजुकी के विल रिन्यूअल मूव को ब्लॉक किया। इसने आशु के लिए उन पावर्स को नूलिफाई कर दिया जिससे वो काइतो शिजुकी को हरा सका। प्योर स्ट्रेंथ के मामले में काइतो शिजुकी की परफेक्ट स्टेज रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड सेज आशु की लाइफ सोल से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। अगर उसने वो मूव इस्तेमाल ना किया होता और ऑर्डिनरी प्राइमोर्डियल एनर्जी का इस्तेमाल करके आशु से लड़ता, तो आशु इतनी आसानी से नहीं जीत पाता। जब आशु स्टोन पवेलियन से बाहर निकला तो काओरू शिनमेई ने एंग्शियस होकर पूछा, मेरे टीचर कैसे हैं? मैंने उन्हें हर्ट नहीं किया, वो बस कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जब वो इसे समझ जाएंगे तो वो अपने आप रिकवर हो जाएंगे। आशु ने बिना पीछे देखे कहा। काओरू, शिनमेई ने एक पल के लिए झिझक दिखाई। जब उसने देखा कि आंसू जाने वाला है, तो उसने अनायास ही आंसू की पीठ की तरफ चिल्लाकर पूछा, आपकी उस स्ट्राइक का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल, आशु ने चलते हुए जवाब दिया। जल्द ही वो फ्लावर्स के समंदर में गायब हो गया। ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल काओरू के मन में वो गॉर्जस सेबर एक बार फिर से फ्लैश हुई। वो जेस्चर उसकी सोल को झकझोर गई थी। एक ऐसा मूव जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का पियोनी गार्डन में स्तब्ध खड़े थे, जबकि दूसरा स्टोन पवेलियन के बाहर स्तब्ध खड़ा था। कुछ देर बाद काओरू शिनमेई ने अचानक एक चीख सुनी और तुरंत काइतो शिजुकी को देखा। काइतो शिजुकी ने खून की एक बड़ी उल्टी की। काओरू शिनमेई जल्दी से काइतो शिजुकी के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। टीचर, क्या हुआ? काइतो शिजुकी ने खून की उल्टी की, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी बेहतर लग रहे थे। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा है, समझ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैंने उस मूव को नाम नहीं दिया। मेरे दिल के गहराई में मैं जानता था कि वो सही नहीं था। अब मुझे आखिरकार समझ में आया कि मैं कहां गलत था। ये कहते हुए काइतो शिजुकी ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे आंसू कहीं नजर नहीं आया। उसने पूछा, आशु शाह कहां है? वो वापस चले गए, काओरू शिनमेई ने जवाब दिया।
तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कायतो शिजुकी ने बिना सोचे समझे कह दिया। काओरू शिनमई ने मन ही मन सोचा, जब आप ही उन्हें मदद नहीं रोक सके तो मैं उन्हें कैसे रोकता? बेशक उसने ये बात जोर से नहीं कही। शायद कायतो शिजुकी को अपनी बात की गलती का एहसास हुआ, तो उसने पूछा, क्या तुमने उससे पूछा कि उस अटैक का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि उसका नाम ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल है, काओरू शिनमई ने जवाब दिया। कायतो शिजुकी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो उस सेबर मूव का नाम ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल है। मेरी ब्लेड टेक्निक गलत राह पर चली गई थी। मैंने अंधाधुंध विल रिन्यूअल और लाइफ एंड डेथ के पाथ का पीछा किया, लेकिन नितेन इचिरयू के ट्रू एसेंस को खो दिया। मैं इतना एरोगेंट हो गया था कि मैंने यहां तक सोचा कि मेरी अकॉम्प्लिशमेंट्स परफेक्शन के शिखर तक पहुंच गई हैं, और यहां तक कि महावश को चैलेंज देने का भी फैसला कर लिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि थॉमस कॉलेज का एक स्टूडेंट ही मेरी ब्लेड टेक्निक को नलिफाई कर देगा। यह अच्छा हुआ। इस लड़ाई के बाद मैंने फाइनली अपने आगे का पाथ क्लियरली देख लिया। मैं अब अपनी ब्लेड टेक्निक को रिवाइज करने जा रहा हूं। क्या तुम अभी भी मेरे साथ ट्रेन करना चाहोगे? आप हमेशा मेरे टीचर रहेंगे। काओरू शिनमई ने तुरंत बाव करते हुए कहा, ठीक है, अब हम वापस चलें। मैं अपनी ब्लेड टेक्निक को इंप्रूव करूंगा। आज से इस लाइनेज का नाम नितेन फ्लाइंग इमोर्टल रयू होगा। कायतो शिजुकी ने सीरियस होकर कहा, नितेन फ्लाइंग इमोर्टल रयू। काओरू शिनमई ने कायतो शिजुकी को हैरानी से देखा। मेरा स्वोर्ड डोन एक्समेल और वैनमो नितेन इचिरयू से निकला है। और दोस्त आशु ने जो अटैक किया, जिसने मुझे वेकअप कॉल किया, उसका नाम ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल है। रिस्पेक्ट शो करने के लिए मेरे स्टाइल का नाम नितेन फ्लाइंग इमोर्टल रयू होगा। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में जब तुम मेरे स्वोर्डवे को विरासत में लोगे तो तुम और आगे बढ़ सकोगे, और मेरी नितेन फ्लाइंग इमोर्टल रयू की ब्लेड टेक्निक से उसकी ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल को हरा सकोगे। कायतो शिजुकी ने कहा, नितेन फ्लाइंग इमोर्टल रयू। काओरू शिनमेई ने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि आशु की गॉर्जस सेबर फिर से उसके माइंड में अपीयर्स दौत हो गई टीचर और स्टूडेंट। अब महावश को ढूंढने नहीं गए और उन्होंने महिम सिटी छोड़ने का फैसला किया। आशु ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आगे चलकर फ्यूचर में नितेन फ्लाइंग इमोर्टल रयू ओवरसीज में एक मेन स्ट्रीम स्वोर्ड कबीला बन जाएगा। लेकिन ये सब फ्यूचर की बात थी। अपने डोर में लौटने के बाद आशु ने जीरो तबू लाइफ सोल को स्टडी करना शुरू किया। वो ये जानना चाहता था कि इसके क्या क्या यूजेस है। अब तक उसे इतना पता था कि ये विल रिन्यूअल और डेथ पावर को नलिफाई कर सकती है, लेकिन ये क्लियरली जीरो तबू का ट्रू इफेक्ट नहीं था। गेम में डंजन को लॉन्च करने के बाद आशु ने मेटलवर्क टेम्पल में एंटर होना चूज किया। वो ये देखना चाहता था कि क्या जीरो तबू फ्लेम्स की पावर को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लड के रंग का अवतार लगभग झलकर मर गया। ये फ्लेम्स की पावर को नहीं रोक सकती। आशु ने दांत भींचे और दूसरे डंजन में चला गया। वो साउंड वेव्स को रोकने की कोशिश करने के लिए म्यूजिक टेम्पल गया। हालांकि यह भी बेकार था। जीरो तबू को एक्टिवेट करने के बाद भी साउंड वेव ने ब्लड के रंग के अवतार को कई मीटर दूर उछाल दिया। दर्द इतना था कि आशु लगभग कन्वल्स हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह चीज केवल विल रिन्यूअल और डेथ पावर को ही ब्लॉक कर सकती है? जैसे ही आशु डिप्रेस्ड हुआ, उसने देखा कि एक सन बीस्ट पैलेस से बाहर निकल रहा है। आशु ने आगे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया। उसने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को बुलाया और उसे सन बीस्ट को मारने का ऑर्डर दिया। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी उसे अभी तक कंपेनियन एग नहीं मिला। इस बार भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार सन बीस्ट से एक कंपेनियन एग ड्रॉप हो गया। आखिरकार मिल गया। आशु ने जीरो तबू को भूलते हुए कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ राहत की सांस ली। सन बीस्ट के साथ अब वो आखिरकार टॉर्च ड्रैगन से लड़ सकता था। आशु ने कई सन बीस्ट्स को मारा था, लेकिन आज पहली बार था जब उसने किसी को क्लियरली देखा, क्योंकि सन बीस्ट का ग्लो इतना इंटेंस होता था। वो आम तौर पर एक छोटे सूरज जैसा दिखता था, लेकिन एक्चुअली में सन बीस्ट एक छोटा क्रिस्टल जैसा बीस्ट था। ये ज्यादा बड़ा नहीं था और इंटेंस लाइट इमिट करता था। सन बीस्ट इपिक लाइफ प्रोविडेंस, सन ऑफ द सन, लाइफ सोल सोलर रेडियंस, स्ट्रेंथ 39, स्पीड 38, कॉन्स्टिट्यूशन 39, प्राइमोडियल एनर्जी 43, टैलेंट स्किल, सन आर्क, कंपेनियन फॉर्म क्रिस्टल मिरर। आशु ने सन बीस्ट को बुलाया और उसे उसकी कंपेनियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया।
जिसके बाद उसके हाथ में एक इंट्रिंसिक सन डायल जैसा मिरर अपीयर हुआ। मिरर में आशु की शैडो क्लियरली दिख रही थी। ये मॉडर्न मिरर से इंफीरियर नहीं था, बल्कि ये और भी ज्यादा क्लियर था। क्रिस्टल मिरर को देखते हुए आशु के माइंड में एक प्रॉब्लम आई। ये मिरर उसका चेहरा छिपाने के लिए इनफ था, और ये उसके सीने को ढकने के लिए भी इनफ था। हालांकि वो पूरे शरीर को इस मिरर के पीछे नहीं छिपा सकता था। आशु को नहीं पता था कि टॉर्च ड्रैगन के ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड के खिलाफ केवल शरीर के एक हिस्से को छिपाना कितना यूजफुल होगा। सन बीस्ट को साथ लेकर आशु ने गेम डंजन ओपन किया और इसे आजमाने का प्लान बनाया। एक बार फिर वो टेंपल में पहुंचा और 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को बुलाया ताकि वो वैनगार्ड के तौर पर आगे जाकर टेंपल में आगे बढ़े। आशु के कंट्रोल में ब्लड के रंग का अवतार 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के साथ मिलकर टॉर्च ड्रैगन से लड़ने लगा। क्योंकि आशु को यह पता नहीं था कि टॉर्च ड्रैगन कब ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड का इस्तेमाल करेगा। उसने टॉर्च ड्रैगन की आंखों पर फोकस ज्यादा रखा। टॉर्च ड्रैगन की आंखें यूजुअली डिम रहती थीं, लेकिन जब वो ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को एक्टिवेट करता तो उसकी आंखें पहले चमक उठती और फिर एक मिरर में ट्रांसफॉर्म हो जाती। बीच की ये प्रोसेस कुछ पल की होती थी। आशु को टॉर्च ड्रैगन के ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को एक्टिवेट करने पर सन बीस्ट को बुलाना होगा। इसमें कुछ स्किल इन्वॉल्व थी, क्योंकि सन बीस्ट केवल एपिक स्टेज पर था। उसे पहले से बुलाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो इंटेंस कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बीच जल्दी मारा जाता। इसीलिए आशु केवल इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकता था। वो टॉर्च ड्रैगन से बहुत ज्यादा फेमिलियर था। जब उसने ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड का इस्तेमाल किया तो आशु ने क्रिस्टल मिरर को अपने सामने बुलाया और ब्लड के रंग के अवतार का चेहरा ढक दिया। अगले ही पल आशु ने एक अजीब नजारा देखा। क्रिस्टल मिरर और ब्लड के रंग के अवतार का चेहरा सच में सही सलामत था, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया। फिर गेमिंग स्क्रीन ब्लैंक हो गई। सेलेस्तारा ने झूठ नहीं कहा। मिरर सच में यूजफुल है, लेकिन क्रिस्टल मिरर थोड़ा छोटा है। आशु डिसअपॉइंट नहीं हुआ। उसे पता था कि मिरर टॉर्च ड्रैगन को रिस्ट्रेन कर सकता है, इसलिए उसे मारना अब केवल वक्त की बात थी। वो फिर से ऑनलाइन गया और इंफॉर्मेशन ढूंढने लगा कि क्या कहीं बड़े मिरर वाले कंपेनियन एग्स मौजूद हैं। हालांकि उसे कुछ निराशा हुई। सभी नॉन मिरर कंपेनियन बीस्ट साइज में अपेक्षाकृत छोटे थे। बेसिकली किसी मिरर के पीछे छिपना लगभग इम्पॉसिबल था। सबसे बड़ा नॉन कंपेनियन बीस्ट मिरर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक मैजिकल मिरर था। हालांकि यह मैजिकल मिरर मिथिकल क्लास का था। आज तक 6 परिवार इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। ऐसा लगता है कि बड़ा मिरर हासिल करना काम नहीं आएगा। क्या कोई और तरीका है? आशु ने ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को परफेक्टली क्रैक करने के लिए छोटे क्रिस्टल मिरर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। आशु लगातार नई स्ट्रैटेजी सोचता और एक्सपेरिमेंट करता रहा। वो हर दिन बहुत सारा वक्त डेंजन को क्लियर करने में बिताता था। आशु ने अभी तक टॉर्च ड्रैगन को खत्म नहीं किया था, लेकिन उसने एक 3 आंखों वाले गोल्डन योद्धा का कंपेनियन एक जरूर हासिल कर लिया था। उसने इसे पहले वाले कंबाइंड इपिक गोल्डन योद्धा के साथ फ्यूज किया। हालांकि दोनों ही गोल्डन योद्धा थे, मगर उनकी कंपैटिबिलिटी मुश्किल से 60 से ज्यादा थी। कुछ समय तक झिझकने के बाद उसने उन्हें फ्यूज करना चूज किया। फिर उसने देखा कि गोल्डन योद्धा और 3 आंखों वाले गोल्डन का कंपेनियन एग धीरे धीरे रोशनी के अंदर गायब हो गए और मेर्ज हो गए। जब रोशनी डिसिपेट हुई और गेमिंग स्क्रीन पर गोल्डन योद्धा अपीयर हुआ, तब जाकर आंसू ने आखिरकार राहत की सांस ली। फ्यूज होने के बाद गोल्डन योद्धा के स्टैट्स काफी इंप्रूव हुए थे। सभी स्टैट्स 30 से ऊपर थे और उसका लक भी काफी डिफरेंट था। 3 आंखों वाले गोल्डन योद्धा के कंपेनियन एग को सप्लीमेंट के तौर पर फ्यूज होने से उसने अपनी इनवल्नरेबल गोल्डन बायएंडी स्किल को रिटेन रखा। इस तरह गोल्डन योद्धा के पास गोल्डन बेल इनवल्नरेबल, गोल्डन बॉडी और फिस्ट ऑफ वाइनर स्किल हो गई थी। फिस्ट ऑफ वाइनर आशु के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं थी। वो मेनली गोल्डन बेल और इनवल्नरेबल गोल्डन बॉडी पर फोकस था, क्योंकि ये उसके डिफेंस को काफी एनहांस करते थे। जब वो फिर से टॉर्च ड्रैगन पर हमला करने के लिए टेंपल में गया तो आशु ने गोल्डन योद्धा को बुलाया ताकि वो देख सके कि उसका डिफेंस कितना मजबूत है। हालांकि आशु को इस बात ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया कि गोल्डन बेल और इनवल्नरेबल गोल्डन बॉडी, साथ ही ब्लेस्ड कॉम्बैट रून्स के ऑगमेंटेशन ने उसे टॉर्च ड्रैगन की पूंछ के एक हमले को विथस्टैंड करना अलाउ किया। उसका शरीर पैलेस की दीवार में टकरा गया
लेकिन उसे सीरियस जख्म नहीं आए। ये ऑर्डिनरी सा गोल्डन योद्धा फाइनली टॉर्च ड्रैगन के 4 हमलों को विथस्टैंड करने के बाद मारा गया। ये ऑलरेडी आशु की एक्सपेक्टेशन से परे था। एपिक कंपेनियन बीस्ट्स में बहुत कम ऐसे होते हैं जो टॉर्च ड्रैगन के एक हमले को विथस्टैंड कर सकते हैं। एक गोल्डन योद्धा का 4 हमलों को विथस्टैंड करना पहले ही चौंकाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली गोल्डन योद्धा ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को ब्लॉक नहीं कर सका। यह गोल्डन योद्धा एक ऑर्डिनरी गोल्डन योद्धा जैसा नजर आता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ एक ऑर्डिनरी गोल्डन योद्धा से कहीं ज्यादा है। अगर कोई आम इंसान इसे ऑर्डिनरी गोल्डन योद्धा समझकर उससे मुकाबला करेगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये एक एडवांटेज है। आशु ने सोचा कि अगर फ्यूचर में वो किसी ऐसे कंपेनियन बीस्ट को ढूंढे जो पब्लिकली कमजोर माना जाता हो और उसमें तरह तरह की पावरफुल स्किल्स को कंबाइन कर दे, तो वो किसी भी दुश्मन को चौंका सकता है। एक कमजोर कंपेनियन बीस्ट के बारे में सोचते हुए आशु को लकी बेबी टाइगर का ख्याल आया। ये बीस्ट सच में एपिक क्लास के क्रिएचर में सबसे कमजोर था। इसके लक स्टैट को छोड़कर यह पूरी तरह से बेकार था। जब मुझे एक और बेबी टाइगर मिलेगा तो मैं एक पावरफुल बेबी टाइगर बनाने के लिए उन्हें फ्यूज करने की कोशिश करूंगा। आशु ने गोल्डन योद्धा को बुलाया और उसे एक गोल्डन सॉफ्ट कवच की फॉर्म में पहना। जैसे ही उसने इसे पहना, उसे कुछ अलग रियलाइज हुआ। एक ऑर्डिनरी गोल्डन योद्धा से ट्रांसफॉर्म हुए सॉफ्ट कवच में गोल्डन थ्रेड से बने कवर होते हैं, जो प्योर गोल्ड का होता है, जिसमें कोई पैटर्न्स हो, कॉकन नहीं घुर होता। लेकिन आशु के सॉफ्ट कवच पर शिमरिंग ब्लेज्ड कॉम्बैट रून्स थे, जिससे यह बेहद डैजलिंग लग रहा था। आशु को डैजलिंग चीजें पसंद नहीं थीं, क्योंकि इससे वो एक चीफ टारगेट बन सकता था। गोल्डन योद्धा सॉफ्ट कवच में ट्रांसफॉर्म होता है। मैं अब भी बाहर कवच पहन सकता हूं। मैं रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा को मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर और गोल्डन योद्धा कंपेनियन एग को सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे एक ऐसा रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा बनेगा जिसमें गोल्डन बॉडी लाइफ प्रोविडेंस होगा। आशु ने जैसा आइडिया उसके दिमाग में आया वैसा ही किया। रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा और गोल्डन योद्धा को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब उसने इन दोनों को फ्यूज किया तो कुछ गड़बड़ हो गई। दोनों के मिलाने के बाद रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा ने गोल्डन योद्धा का लाइफ प्रोविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। वो अभी भी अपना ओरिजिनल लाइफ प्रोविडेंस रखे हुए था, लेकिन उसके पास एक एडिशनल स्किल थी। कुछ कोशिशों के बाद रिजल्ट हर बार अलग थे, कभी स्किल ज्यादा होती, कभी कम। तीसरी बार उसने जो ऑब्टेन किया वो था रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा, जिसमें गोल्डन बॉडी लाइफ प्रोविडेंस और ब्लेज्ड कॉम्बैट रून्स लाइफ सोल थी। हालांकि उस रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा के पास कोई भी स्किल नहीं थी। जब आशु डेंजन्स में शिकार कर रहा था तब महिम सिटी में कुछ अजीब हुआ। सिटी के एक चौराहे पर एक ह्यूज ब्लैक क्यूब ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। यह ब्लैक क्यूब लगभग 50 मीटर लंबा था। यह मेटल की तरह नहीं दिखता था और ना ही स्टोन या प्लास्टिक जैसा लगता था। अजीब बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि यह ब्लैक क्यूब कब अपीयर और हुआ था। जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके इंचार्ज जीवन ने पास के सर्वेलेंस कैमरों को देखा और उसे रियलाइज हुआ कि यह ब्लैक क्यूब अचानक अपीयर हो गया था वीडियो में। यह पहले नहीं था, फिर अगले ही सेकंड में यह अपीयर हो गया। इस तरह का अजीब मैटर शायद डायमेंशनल क्रिएचर्स से रिलेटेड था। किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए जीवन ने थॉमस आर्मी के कई एक्सपर्ट को यह रिसर्च करने के लिए तैनात किया कि इस ब्लैक क्यूब को हटाया या डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। हालांकि उन्होंने कई तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। वे इस ब्लैक क्यूब को हटा नहीं सके, ना ही इसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाए। यहां तक कि उनके पास जो सबसे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव वेपन और प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल थी, वे भी ब्लैक क्यूब को एक भी खरोंच नहीं पहुंचा सके। कुछ लोगों ने ब्लैक क्यूब के नीचे के कंक्रीट सरफेस को खोदकर उसे मूव करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया। हालांकि वे जल्दी ही ये समझ गए कि ब्लैक क्यूब असल में हवा में लटका हुआ था। जमीन खोदने के बावजूद इसका कोई असर नहीं हुआ और ये अपनी जगह पर ही मौजूद रहा। हालांकि ब्लैक क्यूब से कोई सीधा खतरा नहीं था, फिर भी जीवन ने सबसे बुरे हालात के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया। उसने पास के रहने वाले लोगों को सेफ जगहों पर इवैक्यूएट किया और टेम्पररीली उस एरिया को आइसोलेट कर दिया। इसके साथ ही उसने सेफ्टी के लिए सोल्जर्स को तैनात किया ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। 2 दिन से भी कम समय में जीवन को कई चौंकाने वाले अपडेट्स मिले।
ये सिर्फ महिम सिटी की बात नहीं थी। फेडरेशन के 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट की कई दूसरी सिटीज में भी ऐसे ब्लैक क्यूब पाए गए थे। अब सभी लोग इस ब्लैक क्यूब को स्टडी कर रहे थे। अब तक कोई भी ये डिटरमाइन नहीं कर पाया था कि ये क्या था, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय या मूव कर पाया था। कई लोग जीवन की तरह टेंशन में थे। ब्लैक क्यूब सिटी में एक टाइम बम की तरह था। कौन जानता था कि ये कब किसी खौफनाक तबाही की वजह बन जाए। अजीब फिनोमिना अक्सर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगे के दिन और भी अनपीसफुल हो जाएंगे। जीवन ने एक आह भरते हुए कहा। रोशन दुनिया भर से इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी पढ़ रहा था। यहां तक कि 6 मेजर परिवारों की सिटीज में भी ब्लैक क्यूब थे। इसके अलावा 6 परिवार इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। 6 परिवारों ने ब्लैक क्यूब को डिस्ट्रॉय करने या ये पता लगाने के लिए वो क्या है, मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को भेजा था, लेकिन आउटकम प्रॉमिसिंग नहीं था, क्योंकि मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स की स्ट्रेंथ भी ब्लैक क्यूब को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। खुफिया जानकारी को पढ़ते हुए रोशन के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आई। दुनिया भर में ब्लैक क्यूब अपीयर हो रहे थे। ये क्लियरली अनयूजुअल था। क्या तुमने नोटिस किया कि ये ब्लैक क्यूब्स बस उन्हीं एरियाज में अपीयर हो रहे हैं जहां ह्यूमंस इकट्ठा होते हैं। वीरान इलाकों या डायमेंशनल जोन में ब्लैक क्यूब नहीं है। रोशन ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये इंसानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? जीवन तुरंत समझ गया कि रोशन क्या कहना चाह रहा था। हालांकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज हो, लेकिन मौजूदा फिनोमिना के एनालिसिस से यह क्लियर हो गया है कि ब्लैक क्यूब्स ह्यूमंस को टारगेट कर रहे हैं। रोशन ने हेवी एक्सप्रेशन के साथ कहा, हम इसे संभाल लेंगे जो भी हो। ओवरसियर, आपको कभी किसी चीज से डर लगा है? जीवन ने जानबूझकर एक रिलैक्स्ड टोन में कहा। रोशन मुस्कुराया और इस टॉपिक पर और बात नहीं की। फिर उसने जीवन से पूछा, सहारनपुर में प्रोग्रेस कैसी है? कोई प्रोग्रेस नहीं है। लंबी एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट्स ने रफली गेस किया है कि स्नेक एंसियन टॉर्च ड्रैगन है। दूसरा मिथिकल क्रिएचर विशानग्र है, जो 4 मिथिकल फेरोसियस बीस्ट में से एक है। इसके अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं है जब तक कोई मिथिकल पावर इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती। टेंपल में प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल है। जीवन ने कहा, घर पर मौजूद पर्सन का मूड कैसा है? रोशन ने रुककर फिर से पूछा। जैसा कि हमेशा होता है, वे जो चाहती हैं खाती है और जो चाहती है खरीदती है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि वे इस मामले को शांत नहीं होने दे सकती, जीवन ने कहा। लंबी चुप्पी के बाद रोशन ने अचानक सवाल किया, सहारनपुर की रिटर्न ट्रिप में कितना समय लगेगा? यह सुनकर जीवन के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। ओवरसियर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सहारनपुर नहीं जा सकते। टॉर्च ड्रैगन और विशानगर की स्ट्रेंथ अभी तक अननोन है। हमें यह भी नहीं पता कि उनके पास कौन सी एबिलिटीज हैं। आपके लिए वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। अगर हम ये पता नहीं लगाते कि ग्रैंडपा टेंपल में हैं या नहीं, तो घर पर मौजूद पर्सन शायद शांत नहीं रह पाएगा, रोशन ने कहा। ओवरसियर, अगर आप वहां मर जाते हैं तो मैडम केवल दुखी नहीं होंगी। इसके अलावा वो अजीब ब्लैक क्यूब भी है। किसी भी वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस जगह को आपकी जरूरत है, जीवन ने सीरियस होकर कहा। यह सुनकर रोशन के एक्सप्रेशन बदल गए। कुछ देर बाद उसने आह भरते हुए कहा, जीवन, पहले हम सिर्फ ये चाहते थे कि शेरगिल परिवार और महिम सिटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लें। उस वक्त हमें लगा था कि अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और हम जो चाहें कर सकते हैं। अब जब हम सच में इस जगह के मालिक बन गए हैं, तो हमें एहसास होता है कि जिन चीजों को ध्यान में रखना है वे बढ़ गई हैं। जीवन ने रोशन को देखा और सीरियस होकर कहा, जितना कम बोझ होगा उतने कम मैटर कंसिडर होंगे। ओवरसियर, आप पर बहुत सारे बोझ हैं। शायद इतना कहकर रोशन उठा और खिड़की के पास जाकर सिटी की सड़कों पर ब्लैक क्यूब को देखा और उसका चेहरा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आंसू ने बिना किसी ऐसे रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा को हासिल किए जिससे वो काफी संतुष्ट हो कई पेट्स को फ्यूज कर दिया था। वो केवल बिना स्किल वाले रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा का इस्तेमाल कर सकता था। आशु, क्या तुमने सुना है सिटी की सड़कों पर एक रहस्यमयी क्यूब अपीयर हुआ है? समर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा जब वो आंसू के पास आया। कौन सा रहस्यमयी क्यूब? आशु हाल ही में डेंजन्स पर फोकस था। महक को नाश्ता देने के अलावा वो बाहर नहीं गया था और ना ही किसी ने उसे इसके बारे में बताया। वरीद, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? समर ने ब्लैक क्यूब के रहस्यमयी तरीके से अपीयर वुड होने की कहानी सुनाई। ये सिर्फ हमारी महिम सिटी में नहीं है। मैंने सुना है कि ये
ब्लैक क्यूब पूरी दुनिया में अपीयर हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। यह सुनकर आशु के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आईं। वो भी टेंशन में था। अगर इन ब्लैक क्यूब्स में कुछ मिथिकल क्रिएचर होते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच से भी परे हो सकते थे। समर और आशु कुछ देर बात करते रहे। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो आशु से मुस्कुराते हुए बोला, अमर, ऐसा लगता है जैसे वो एक बेरहम इंसान हो, लेकिन असल में वो काफी डरपोक है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आशु ने क्यूरियसली पूछा। क्या हमने पहले एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं की थी और अमर को हमारे साथ आने के लिए कहा था? समायारा अपनी पालतू बिल्ली के साथ आई थी। वो पालतू बिल्ली अमर की फेरोशियस अपीयरेंस से नहीं डरती थी और यहां तक कि उस पर कूद पड़ी। जब उसने बिल्लियों को देखा तो आमतौर पर बेरहम दिखने वाला अमर डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसके पैर इतने कमजोर थे कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो बस बैठ गया और पीछे की तरफ रेंगने लगा, जैसे उसे डर हो कि बिल्ली उसे खा जाएगी। क्या ये मजेदार नहीं था? वो बच्चा आमतौर पर काफी मर्दाना लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना डरपोक होगा। समर ने अपनी बात करते हुए आंसू के अजीब चेहरे को नोटिस नहीं किया। समर के जाने के बाद आशु ने ब्लैक क्यूब से जुड़ी खबरों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑनलाइन सर्च किया। यह मामला बहुत बड़ी खबर थी और क्यूब कई जगहों पर अपीयर हुए थे, इसीलिए इसे पूरी तरह से छिपाना नामुमकिन था। यही वजह थी कि कई जगहों पर इसके बारे में खुलासा किया गया था। इसके अलावा इसकी कई क्लियर पिक्चर भी अवेलेबल थे। पिक्चर से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो बस एक ब्लैक क्यूब था। ये एग्जैक्टली क्या है? क्या दी सेलेस्तारा को इसके बारे में पता हो सकता है कि ये क्या है? आशु इस बारे में सोच ही रहा था कि दी सेलेस्तारा से ये कैसे पूछें। तभी उसे उसकी तरफ से ही एक मैसेज मिला। क्या तुम जिस इलाके में हो वहां भी ब्लैक क्यूब अपीयर हुआ है? जब आशु ने देखा कि दी सेलेस्तारा ने खुद इस टॉपिक का जिक्र किया है तो उसने जल्दी से रिप्लाई दिया, हां, दुनिया में अचानक बहुत सारे अपीयर हुए हैं। ये क्या है? मुझे नहीं पता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को लेकर उस क्यूब के पास जाती। दी सेलेस्तारा ने जवाब दिया। मेरे पास मिथिकल कंपेनियन बीस्ट कैसे होंगे? आशु ने इनकार करते हुए कहा। तुम्हारे कान में क्या है? अब ये मत कहना कि वो कोई ऑनलाइन खरीदी हुई इयरिंग है। दी सेलेस्तारा ने कहा। मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को वहां ले जाकर क्या करना है? वो ब्लैक क्यूब क्या है? आशु ने कभी नहीं सोचा था कि दी सेलेस्तारा ट्रुथ लिसनर को पहचान लेंगी। हालांकि ये जानकर वो हैरान नहीं हुआ, वो केवल क्यूरियस था। दी सेलेस्तारा को क्लियरली पता था कि वो ब्लैक क्यूब क्या है। मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहती कि वो क्या है, लेकिन अगर तुम एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को वहां लेकर जाओ तो तुम्हें डेफिनेटली फायदा मिलेगा। क्या तुम में जाने की हिम्मत है? थोड़ी ही देर में दी सेलेस्तारा ने दूसरा मैसेज भेजा। आशु ने यह देखकर पलकें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि दी सेलेस्तारा क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था और डरता था कि वो उसके खिलाफ कोई साजिश रच देगी। 6 परिवार पहले ही अपने मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को वहां ले जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। आशु ने रिप्लाई दिया, बिना ये बताए कि वो वहां जाना चाहता है या नहीं। वे ऑर्डिनरी लोग इसके फायदों के बारे में क्या जानेंगे? मेरी गाइडेंस के साथ नेचुरली ये डिफरेंट होगा। दी सेलेस्तारा ने तुरंत एक और मैसेज भेजा, जब तुम ब्लैक क्यूब को ढूंढ लो तो एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को उसके टॉप पर ले जाओ। क्यूब के बीच में एक सर्कुलर डॉट होगा। अपने मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को वहां खड़ा करो और उसकी सारी प्राइमोर्डियल एनर्जी को रिलीज कर उस डॉट में भेज दो। याद रखना, ये केवल एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट ही होना चाहिए। प्राइमोर्डियल एनर्जी को डॉट में डालना होगा, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्यूब के ओपन होने के बाद क्या होगा? आशु ने पूछा। क्यों ना? तुम खुद इसे आजमा लो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो बस इंतजार करो कि कोई और उस क्यूब को एक्टिवेट करे। आफ्टर ऑल, अगर तुम इस बड़े फायदे को नहीं लेते तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे लेने के लिए तैयार हैं। दी सेलेस्तारा ने फाइनल रिप्लाई दिया और आशु को अनदेखा कर दिया। आशु तुरंत एक डिफिकल्ट पोजीशन में पड़ गया। दी सेलेस्तारा क्लियरली उसे टीज कर रही थी। उसने जानबूझकर यह नहीं बताया कि ब्लैक क्यूब क्या है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए। ये वाकई मुझे लाइफ पर शक करने पर मजबूर करती है। तुमने मुझे बहुत कम आंका है। आशु ने अपना सामान पैक किया और ब्लैक क्यूब को देखने का फैसला किया। आशु ने अपने रहस्यमयी फोन का इस्तेमाल करके फोटो लेने का प्लान किया था, क्योंकि ब्लैक क्यूब
डेफिनेटली किसी दूसरे डायमेंशन से जुड़ी चीज थी। शायद रहस्यमयी फोन इस पर रिएक्ट करे, और अगर रिएक्ट नहीं भी करता, फिर भी ये तय करने में देर नहीं होती कि उसे दी सेलेस्तारा के तरीके को आजमाना चाहिए या नहीं। आशु खुले में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने रात का फायदा उठाते हुए उस जगह चुपके से जाने का फैसला किया जहां उसने ब्लैक क्यूब को डिस्कवर किया था। वहां आर्मी तैनात थी, लेकिन उनका मकसद ब्लैक क्यूब में किसी भी एनॉमलीज को रोकना था। उन्होंने ह्यूमंस को वहां जाने से मना नहीं किया था, इसलिए करीब जाना डिफिकल्ट नहीं था। आशु पास की एक इमारत की छत पर पहुंचा जो पहले से ही ब्लैक क्यूब के बहुत करीब थी। इमारत के किनारे खड़े होकर वो ब्लैक क्यूब के कॉर्नर से केवल 10 मीटर दूर रह गया था। हालांकि रात का वक्त था, आशु अपनी शानदार आई साइट की वजह से इसे क्लियरली देख सकता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह किस मटेरियल का बना है। यह ना तो मेटल जैसा लग रहा था, ना स्टोन जैसा, और ना ही हॉर्न या हड्डी जैसा, बल्कि यह किसी मैन मेड मटेरियल जैसा लग रहा था। यह क्या है? मुझे उम्मीद है कि रहस्यमयी फोन कुछ जानकारी देगा। इसी सोच के साथ आशु ने रहस्यमयी फोन पकड़ा और उसे ब्लैक क्यूब की तरफ एम किया। हालांकि आउटकम आशु के लिए थोड़ा निराशाजनक था। रहस्यमयी फोन ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया, ना ही उस पर लॉक हुआ। यह साफ था कि उसे ब्लैक क्यूब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आशु एक डिफिकल्ट पोजीशन में पड़ गया। दी सेलेस्तारा ने कहा था कि इसमें बड़े फायदे हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो उससे झूठ बोल रही हो? अगर उसने सच में दी सेलेस्तारा के कहे अनुसार किया और कुछ डीमन या मोनार्च लेवल के डायमेंशनल क्रिएचर को रिलीज कर दिया, तो ये बुरा होगा। हालांकि गहराई से सोचने के बाद आशु को लगा कि दी सेलेस्तारा के पास ऐसा करने का कोई रीजन नहीं था। अगर दी सेलेस्तारा सच में उसके साथ गड़बड़ करना चाहती, तो वो बस कोई विश मांग सकती थी। उसे आशु को यहां लाने के लिए इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा आशु ने अभी तक वे चीजें नहीं भेजी थीं जो दी सेलेस्तारा ने खरीदने के लिए कही थीं। अगर उसने कुछ खौफनाक डायमेंशनल क्रिएचर को रिलीज कर दिया और खुद मर गया, तो उन चीजों को उस तक कौन पहुंचाएगा? हालांकि दी सेलेस्तारा ने यह बात बहुत आसानी से कह दी थी, जैसे कि वो कभी भी किसी को चीजें पहुंचाने के लिए ढूंढ सकती है। लेकिन कितने इंसान चेस माउंटेन जाने की हिम्मत करेंगे, और भी कम लोग चेस माउंटेन में एंटर करके वॉइड फ्लावर लेने की हिम्मत करेंगे। और आशु को यह भी शक था कि चेस माउंटेन में वॉइड फ्लावर का केवल एक ही पोर्ट है। कुछ सोचने के बाद उसे यकीन हो गया कि दी सेलेस्तारा उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगी, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। आशु पहले से ही तैयार था। उसने रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा का सबसे ऑर्डिनरी हेवी कवच पहना। यह कवच उसके पूरे शरीर को एनवेलोप कर सकता था। इसके अलावा यह पेनिनसुला ऑफ गोड्स में काफी कॉमन था। अगर वो पकड़ा भी गया तो उसे पहचानना आसान नहीं होगा। ब्लैक क्यूब के चारों तरफ गैरिसन ट्रूप्स तैनात थे, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं था। डार्कनेस का फायदा उठाते हुए आशु ने घोस्ट स्टेप्स को एक्सट्रीम तक पुश कर दिया, और वो 10 मीटर से ज्यादा दूरी पार करते हुए काले धुएं की तरह आगे बढ़ा और बिना किसी को पता चले ब्लैक क्यूब पर लैंड हो गया। ब्लैक क्यूब पर कदम रखने के बाद कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ। तब जाकर आशु ने राहत की सांस ली और चुपचाप उसके सेंटर की तरफ चलने लगा। सेंटर में आशु ने वाकई में वो डोट देखा जिसका जिक्र दी सेलेस्तारा ने किया था। ब्लैक क्यूब लगभग 50 मीटर लंबा था, लेकिन डोट बस एक हथेली के साइज का ही था। इसके अलावा यह केवल एक शैलो राउंड मार्क था। अगर आशु को यह पता ना होता कि यह यूजफुल है, तो वो इसे नोटिस भी नहीं करता। कौन सा मिथिकल कंपेनियन बीस्ट इसे ट्राई करने के लिए इस्तेमाल करूं? आशु ने मन ही मन सोचा। टायरेंट बेहेमोथ, जो अभी इवोल्व हो रहा था, को छोड़कर आशु के पास अभी भी 4 मिथिकल कंपेनियन बीस्ट थे। ट्रुथ लिसनर बनाना, फेरी डेमोनिक नियोनेट और 6 विंग्ड। हालांकि पहले 3 अभी मिथिकल क्लास पर नहीं पहुंचे थे। ट्रू मिथिकल क्लास पर केवल 6 विंग्ड था। अपने आसपास का जायजा लेने के बाद और ये देखते हुए कि उसके ऊपर कोई नहीं था, आशु ने सोचा कि अगर वो 6 विंग्ड को बुलाता भी है तो कोई उसे देख नहीं सकेगा। उसने 6 विंग्ड को बुलाने का फैसला किया। आखिरकार अगर कुछ गलत होता है तो 6 विंग्ड मिथिकल क्लास पर था। उसे प्रॉब्लम से निपटने में कामयाब होना चाहिए, लेकिन ट्रुथ लिसनर और बनाना फेरी शायद तुरंत मारे जा सकते थे। जब आशु ने 6 विंग्ड को बुलाया तो उसका बड़ा सा शरीर क्यूब पर खड़ा हो गया। हालांकि यह ज्यादा ऑब्वियस नहीं था, लेकिन उसके पंजे थोड़े ज्यादा ही बड़े थे।
जब उसने अपना पंजा डोट पर रखा तो उसने उस छोटे डोट को पूरी तरह कवर कर लिया, क्योंकि उसका साइज डोट से कई गुना बड़ा था। आशु को पता नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। मैं इसे ट्राई करता हूं। आशु बहुत केयरफुल था। उसने सिक्स विंग्ड ड्रैगन को तुरंत अटेम्प्ट करने नहीं दिया। उसने केवल उसे वहां खड़ा किया और खुद वापस पास की इमारत की छत पर चला गया। वहां से उसने सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को ऑर्डर दिया कि वो डोट में अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी इंजेक्ट करे। अगर कुछ भी गलत होता तो वो तुरंत सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को वापस बुलाकर भाग सकता था। हालांकि आशु को लगा कि दी सेलेस्तारा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो एहतियात बरतना चाहता था। सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने आशु के ऑर्डर को फॉलो किया। उसने अपना पंजा डोट पर रखा और उसमें अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि आशु मेंटली प्रिपेयर था, फिर भी जैसे ही सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी इंजेक्ट की, वो घबरा गया। पूरा ब्लैक क्यूब तुरंत चमक उठा, जिससे चारों तरफ उजाला हो गया। ये देख आशु चौंक गया। उसने सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन जैसे ब्लैक क्यूब में खिंच गया हो, जिससे उसे वापस बुलाना नामुमकिन हो गया। ब्लैक क्यूब की सिचुएशन देखकर आशु के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गए। अब वो एक ब्लैक क्यूब नहीं रहा, बल्कि वो एक बहुत बड़ी सिक्स साइडेड स्क्रीन की तरह दिख रहा था। स्क्रीन की चारों साइड ब्राइटली ग्रो हो रही थी, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी जैसी लग रही थी। उस पर कुछ इमेजेस भी दिखाई दे रही थी। वे इमेजेस किसी और चीज के नहीं बल्कि सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की थी, जो क्यूब पे खड़ा था। और वो सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन तब का था जब उसने अपनी लाइफ सोल को रिलीज किया था। इस नजारे को इमेजिन किया जा सकता है। स्क्रीन की चारों साइड 50 मीटर लंबी थी और किसी भी चार के हाई डेफिनेशन स्क्रीन से कई गुना ज्यादा क्लियर थे। सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के स्केल्स पर मौजूद छोटी छोटी काली लाइंस भी साफ साफ देखी जा सकती थीं। 50 मीटर ऊंची स्क्रीन को 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से देखा जा सकता था। जो भी जागा हुआ था और बाहर था, वो क्यूब की हर डायरेक्शन से इस इमेज को देख सकता था। इसके अलावा क्यूब का ऊपरी हिस्सा भी तेज रोशनी में इल्यूमिनेट हो रहा था, जो सिक्स विंग्ड ड्रैगन को एक स्टैच्यू की तरह इल्यूमिनेट कर रहा था। इसे देखे बिना रह पाना नामुमकिन था। अब आशु मन ही मन इस बात से खुश था कि वो खुद ऊपर खड़ा नहीं था, वरना वो सच में मशहूर हो गया होता। आर्मी अलर्ट हो गई और इसी तरह रिपोर्टर और अफवाह फैलाने वाले भी हर तरफ फोन बजने लगे। सिर्फ 2-3 मिनट में शांत रात अचानक से हलचल में बदल गई। लोग सड़कों पर दौड़ने लगे या ऊंची इमारतों पर चढ़कर क्यूब की दिशा में देखने लगे। डियर व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, ये न्यूज टुडे है। मैं रिपोर्टर ईना हूं। मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां ब्लैक क्यूब के पास लाइव आ रही हूं। जो कुछ दिन पहले अपीयर हुआ था, अभी 1 मिनट पहले ये अचानक रोशन हो उठा। हम देख सकते हैं कि क्यूब की साइड्स अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बड़ी स्क्रीन बन गई है और क्यूब पर एक टेरिफाइंग डायमेंशनल क्रिएचर है। ऐसा लगता है कि ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस ड्रैगन है। इसके अलावा इसके सिक्स विंग हैं और उसका शरीर टेरिफाइंग ब्लैक फ्लेम्स में बर्न हो रहा है। यह बहुत पॉसिबल है कि ये क्यूब से बाहर आ गया हो। क्या इस तरह का डायमेंशनल क्रिएचर हमारी सिटी में बड़ी तबाही लेकर आएगा? दी सेलेस्तारा ने फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया। आशु कुछ हद तक चौंका हुआ था। वो बार बार सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। आर्मी पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और हर जगह पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्लियरली वे यहां पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे। अब सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पूरी तरह से मशहूर हो गया है। मुझे डर है कि महिम सिटी में हर कोई इसके बारे में जानता है। आशु ने बार बार सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अनफॉर्चुनेटली आशु चीजों को बहुत सिंपली सोच रहा था। इसे सिर्फ महिम सिटी के सभी लोगों ने ही नहीं देखा था। असल में जैसे ही सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने ब्लैक क्यूब को एक्टिवेट किया, दुनिया भर में अपीयर हुए सारे ब्लैक क्यूब रोशन हो गए और सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का प्रोजेक्शन डिस्प्ले करने लगे। फेडरेशन की अलग अलग सिटीज में हाई लेवल ऑफिशियल और ऑर्डिनरी लोग सभी एंगल्स से इस शानदार सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को देख रहे थे, जो लोग क्यूब की स्क्रीन को अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे। वे डेफिनेटली हर तरह की हेडलाइंस को देख चुके होंगे। बिना किसी शक के सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन और क्यूब दोनों ने एक साथ सुर्खियां बटोरी।
इसमें सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त लगा। अब दुनिया भर में सभी को पता चल गया था कि ऐसा एक 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन है। जैसे ही आशु परेशान हो रहा था, उसने देखा कि क्यूब की स्क्रीन फिर से चेंज हो गई। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का प्रोजेक्शन गायब हो गया और उसकी जगह एक रैंकिंग आ गई, जिसमें 1 से 100 तक की रैंकिंग थी। हालांकि बाकी रैंकिंग्स खाली थीं। सिर्फ 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का नाम फर्स्ट प्लेस पर था, जो इनविंसिबिलिटी का एहसास दे रहा था। फेडरेशन के सभी लोग क्यूब पर उस अकेले नाम को देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था या इसका क्या मतलब था, ये क्या है। आशु भी उतनी ही उलझन में था, लेकिन उसने देखा कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के शरीर में रोशनी के बीच कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो रहे थे। 3 मिनट बाद आर्मी और मीडिया हेलीकॉप्टर तेजी से आ गए, और जिसके साथ ही 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का ग्लो भी गायब हो गया। आशु, जो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसे वापस लाने में कामयाब हुआ। इसीलिए 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन क्यूब पर से गायब हो गया और क्यूब की तेज रोशनी फीकी हो गई। फिर से वो पूरी तरह से काला हो गया। आशु ने अब और देर नहीं की और चुपके से वहां से भाग निकला। अब महिम सिटी में हड़कंप मचा हुआ था। लोग सड़कों और ऊपरी मंजिलों पर हर जगह थे। हर तरह के व्हीकल और हेलीकॉप्टर हर जगह थे, लेकिन कोई भी आंसू को नोटिस नहीं कर सका। जब आशु वहां से जा रहा था, उसने वो कार देखी जो यूजुअली जीवन चलाता था। जाहिर है वो भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्या रोशन कार के अंदर बैठा था। आशु ने वापस लौटते हुए अपने फोन से एक मैसेज आने की सुना। उसने इसे ओपन किया और देखा कि ये मैसेज दी सेलेस्तारा की तरफ से था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक ट्रू मिथिकल कंपेनियन बीस्ट होगा। मैंने तुम्हें कम आंका था। नॉट बैड, नॉट बैड। वो मेरा कंपेनियन बीस्ट नहीं है। आशु ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को सुप्रेस करते हुए इनकार किया। दी सेलेस्तारा ने बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं किया। उसने एक और मैसेज भेजा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अपने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को ध्यान से देखो और देखो कि क्या उसमें कोई बदलाव आया है। तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो मेरा कंपेनियन बीस्ट नहीं है। आशु थोड़ा चौंक गया। जब उसने ये सुना, उसने दी सेलेस्तारा को एक मैसेज भेजा और फिर अपने रहस्यमयी फोन को निकालकर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की इंफॉर्मेशन चेक की। एक नजर में उसने देखा कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की इंफॉर्मेशन में वाकई एक बड़ा बदलाव आया था। उसने डेटा को ध्यान से देखा और उसे खुशी हुई। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन मिथिकल, लाइफ प्रोविडेंस लाइफ गार्जियन ड्रैगन, लाइफ सोल विंग्स ऑफ ब्लैक फ्लेम, व्हील ऑफ डेस्टिनी, द लास्ट लाइफ गार्जियन, स्ट्रेंथ 8 ही, स्पीड 8 ही, कॉन्स्टिट्यूशन 8 ही, प्राइमोर्डियल एनर्जी 8 ही, टैलेंट स्किल सैंक्टिफिकेशन ड्रैगन, ब्रेथ ड्रैगन का गुस्सा हेल डेमोनिक फ्लेम 6 विंग स्लैश, कंपेनियन फॉर्म, होली फ्लेमिंग ड्रैगन विंग। आशु को याद आया कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के सभी स्टैट्स लगभग 60 के आसपास थे, लेकिन अब वे सभी 80 हो गए थे। उसके कंपेनियन बीस्ट्स की एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग टॉप मिथिकल क्रिएचर्स के स्टैट्स शायद 81 पॉइंट्स के होते हैं। अब जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के स्टैट्स 80 तक पहुंच गए थे या अटके थे, तो इसे टॉप नोच माना जा सकता था। लाइफ प्रोविडेंस एंड व्हील ऑफ डेस्टिनी में हल्का बदलाव आया था। उसे लाइफ शब्द का कोई आइडिया नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। इसने एक एडिशनल सैंक्टिफिकेशन स्किल भी गेन की थी, जिससे इसके पास 5 स्किल हो गई थी शरीर। यह एक ऑब्वियस अपग्रेड था। डेमोनिक फ्लेमिंग ड्रैगन विंग्स को होली फ्लेमिंग ड्रैगन विंग्स में भी अपग्रेड किया गया था। कैसा है, क्या तुम हैरान हो? दी सेलेस्तारा ने एक और मैसेज भेजा। यह देखते हुए कि दी सेलेस्तारा ने पहले ही डिटरमिन कर लिया था कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन उसका कंपेनियन बीस्ट है। आशु ने चुपचाप सच को मान लिया और पूछा, क्या एक बीस्ट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है? अगर वो ब्लैक क्यूब द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, सपने देखो। ये रैंकिंग में एंटर होने वाले पहले कंपेनियन बीस्ट के लिए एक रिवॉर्ड है। ये केवल एक बार होता है। तुम बहुत किस्मत वाले हो। जल्द ही दी सेलेस्तारा ने एक और मैसेज भेजा। हालांकि तुम्हारे 6 विंग ड्रैगन का पोटेंशियल अच्छा नहीं है। तुम्हें वो ईयरिंग इस्तेमाल करनी चाहिए थी ताकि तुम उसे एनहांस कर सको। इससे वो सीधे मिथिकल क्लास पर पहुंच सकता था।
आशु को दी सेलेस्तारा की बात सुनकर भी अपनी चॉइस पर कोई पछतावा नहीं हुआ। ट्रुथ लिसनर का मिथिकल क्लास पर एडवांस होना वाकई अच्छा था, लेकिन ट्रुथ लिसनर मेनली सपोर्ट एबिलिटीज के लिए ज्यादा सुटेबल था। अब आशु को जो चाहिए थी वो थी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की एनहांसमेंट के बाद इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। ये टॉर्च ड्रैगन से लड़ाई में बड़ा रोल प्ले कर सकता था, जिससे आशु के टॉर्च ड्रैगन को मारने के चांसेस बढ़ सकते थे। आशु का फोन फिर से बजा, लेकिन इस बार ये दी सेलेस्तारा का मैसेज नहीं था, बल्कि ये जीवन का कॉल था। जीवन और आशु ने मिलकर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को मारा था। उसे यह भी पता था कि आशु ने मेड्यूसा को 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से लड़ने के लिए बहकाया था, इसलिए उसने तुरंत ये एक अंदाजा लगा लिया कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन आशु का ही था। यंग मास्टर आशु, उस ब्लैक क्यूब के साथ क्या सिचुएशन थी? जीवन ने आशु से बात को बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। आशु को जो कुछ भी पता था वो बताया, लेकिन उसने दी सेलेस्तारा से जुड़ी बातों को छोड़ दिया। तुम कहना चाहते हो कि वो क्यूब असल में कंपेनियन बीस्ट्स के लिए एक रैंकिंग है? जीवन ने सोचा और फिर पूछा, ऐसा लगता है ये सच है? हालांकि हम इस पॉसिबिलिटी से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि ब्लैक क्यूब में कुछ और हो सकता है, वरना 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को स्ट्रेंथन नहीं किया जाता। आशु ने कहा। हालांकि जीवन की टोन अब काफी रिलैक्स हो गई, तो ये अच्छा है। ओवरसियर लगातार उस क्यूब को लेकर टेंशन में थे। ऐसा लगता है कि ये किसी भी वक्त खतरा नहीं पैदा करेगा। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मास्टर आशु, अब तुम महिम सिटी में तीसरे इंसान हो जिसके पास एक मिथिकल क्रिएचर है। जीवन ने आह भरते हुए कहा। जब तुम पहली बार महिम सिटी आए थे तो तुम केवल मॉर्टल स्टेज पर थे। 1 साल से भी कम समय में तुम्हारे पास एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट है। स्पीड के मामले में यहां तक कि 6 परिवारों के जीनियस भी तुम्हारे जितने फास्ट नहीं है। बाकी 2 कौन है? आशु ने पूछा। नेचुरली ये चांसलर, महावश और ओवरसियर हैं। अगर वे यहां नहीं होते तो महिम सिटी का शेरगिल परिवार इस पॉइंट पर कैसे खड़ा रहता जहां 6 परिवार भी उनसे डरते हैं? जीवन ने हंसते हुए कहा। आशु ने यह नहीं पूछा कि उनके कंपेनियन बीस्ट्स क्या हैं, क्योंकि वे सभी के राज और त्रुप के पत्ते होते थे। अपने डोर्म में लौटने के बाद आशु ने बेताब होकर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को उसकी कंपेनियन फॉर्म में बुलाया, जिसके बाद उसकी पीठ 6 जलते हुए ड्रैगन विंग अपीयर हुए। लेकिन अब वे ब्लैक नहीं थे, इसके बजाय वे प्योर व्हाइट थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनके इफेक्ट्स में कोई बदलाव आया है या नहीं। ड्रैगन विंग्स को हटा देने के बाद आशु ने अपना फोन निकाला और सहारनपुर डेंजन में एंटर हुआ। वो ये देखना चाहता था कि क्या 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन विशानग्र से लड़ सकता है। टॉर्च ड्रैगन के पास ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड था, जो स्ट्रेंथ और स्पीड को नजरअंदाज करता था। हालांकि विशानग्र एक ऐसा डायमेंशनल क्रिएचर था जो स्ट्रेंथ और स्पीड पर डिपेंड था। अब जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो गई थी, तो शायद वो विशानग्र से मुकाबला कर सकता था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को उस टेंपल में लेकर जाते हुए जहां विशानग्र था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का पहले का काला शरीर और पंख विशानग्र को देखते ही व्हाइट हो गए। वो एक व्हाइट ड्रैगन बन गया, जो शायद उसकी एडिशनल सैंक्टिफिकेशन स्किल का मैनिफेस्टेशन था। हालांकि 6 विंग्ड ड्रैगन अपनी सैंक्टिफिकेशन स्टेट में था। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ विशानग्र से अब भी इंफीरियर थी, फिर भी वो किसी तरह मुकाबला कर पा रहा था, पहले की तरह नहीं। जब उसे पल भर में हरा दिया गया था और रेसिस्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं थी। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन जितना मजबूत हो रहा था, उतना ही आशु को विशानग्र की खौफनाक ताकत का एहसास हो रहा था। इतने पावरफुल 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को एक्चुअली विशानग्र पूरी तरह सुप्रेस कर रहा था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन किसी तरह मुकाबला करने के काबिल था और तुरंत नहीं मरा। हालांकि ब्लड के रंग का अवतार उतना किस्मत वाला नहीं था। विशानग्र के अचानक हमले में आंसू ने ब्लड के रंग के अवतार को 2 बार डॉज करने के लिए कंट्रोल किया, फिर विशानग्र के पंजे से हिट हुआ और मारा गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ब्लड के रंग के अवतार को क्लियरली हिट किया गया, लेकिन वो नहीं मरा। इसके बजाय 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का शरीर अचानक एक्सप्लोड हो गया और बिना किसी वजह के मर गया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की मौत के साथ ब्लड के रंग का अवतार ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और विशानग्र के हाथों मारा गया।
क्या ये लास्ट लाइफ गार्जियन ही वो करिश्माई एबिलिटी है जो मौत के बाद मास्टर की जगह लेती है? आशु ने अंदाजा लगाया और तुरंत डेंजन को फिर से शुरू किया और भी एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसा कि आशु ने गेस किया था, जब तक 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन जिंदा था, वो उसे एक मौत को विथस्टैंड करने में मदद कर सकता था। इसके अलावा ये एबिलिटी ड्रैगन विंग्स की फॉर्म में होते हुए भी इस्तेमाल की जा सकती थी। ये एनहांसमेंट सच में बहुत अच्छा है। आशु को लगातार ये फील हो रहा था कि उसने एनहांसमेंट करने का फैसला सही लिया। इस तरह उसके पास एक एडिशनल जिंदगी होगी। अगर फ्यूचर में वो मरे भी तो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन उसे एक बार फिर से बचा सकता था। ये किसी भी मिथिकल क्रिएचर से ज्यादा यूजफुल था। आखिरकार उसके पास केवल एक ही जिंदगी थी। चाहे उसके पास कितने भी मिथिकल क्रिएचर्स हों, वे सभी बेकार हो जाएंगे अगर आंसू मर जाता। जब आंसू 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को स्टडी कर रहा था, तो 6 परिवार और कुछ वेल्थी परिवार भी इस मामले को स्टडी कर रहे थे। ईस्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इस बारे में बहस करने लगे थे, क्योंकि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन महिम सिटी में अपीयर हुआ था। इसीलिए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग नेचुरली मानते थे कि ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के किसी एक्सपर्ट का था। वहीं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग कह रहे थे कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन क्लियरली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक कंपेनियन बीस्ट था जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता था। इसीलिए 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का मालिक डेफिनेटली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन था जो महिम सिटी से गुजर रहा था। अलग अलग बड़े परिवार भी गेस कर रहे थे कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का मालिक कौन हो सकता है। उनके मेन सस्पेक्ट्स नेचुरली महावश और रोशन थे। हालांकि कई प्रोब्स और इन्वेस्टिगेशंस के बाद दोनों ने इससे इनकार कर दिया। इस बीच 6 परिवार भी आइडल नहीं थे। वे सभी ये रिसर्च कर रहे थे कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन क्यूब पर कैसे अपीयर हुआ और इसका पर्पस क्या था। तुम्हारा मतलब है कि मिथिकल 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन आशु का है? शेरगिल परिवार के अंदर रोशन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए जब उसने जीवन की रिपोर्ट सुनी। हां, उस वक्त यंग मास्टर आशु मायरा आहूजा और मैंने मिलकर एक 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को मारा था, लेकिन उससे कोई कंपेनियनिंग ड्रॉप नहीं हुआ। बाद में यंग मास्टर आशु ने मेड्यूसा को 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से लड़ने के लिए उकसाया। एज अ रिजल्ट एक कंपेनियनिंग ड्रॉप हुआ। अब जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को स्ट्रेंथन कर दिया गया है, तो इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ मिथिकल क्रिएचर्स में हाई मानी जानी चाहिए। जीवन ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। जंगली मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स अल्टीमेटली उन क्रिएचर्स से इंफीरियर होते हैं जिन्हें हम खुद नर्चर करते हैं। रोशन ने कहा। जीवन ने इस बात से इनकार नहीं किया और केवल मुस्कुराते हुए कहा, ओवरसियर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक पावरफुल मिथिकल क्रिएचर है क्योंकि ये यंग मास्टर आशु का है। इसे हमारी महिम सिटी का एक कॉर्नर स्टोन माना जा सकता है। तुम इस हद तक कब गिर गए कि एक स्टूडेंट पर डिपेंड हो गए? हमारी महिम सिटी इस हद तक कब गिर गई कि एक स्टूडेंट को कॉर्नर स्टोन माना जाने लगा? रोशन ने जीवन को घूरते हुए कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी एक कॉर्नर स्टोन बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मिथिकल कंपेनियन बीस्ट नहीं है। जीवन ने हाथ फैलाते हुए कहा, क्या जल्दी है? क्या हमारा व्हाइट क्लाउड माउंटेन का प्लान आगे नहीं बढ़ रहा? रोशन ने कहा। जीवन ने जवाब दिया, हमें अभी तक ये नहीं पता कि हम व्हाइट क्लाउड माउंटेन पर उस मिथिकल क्रिएचर को मार पाएंगे या नहीं, और अगर हम उसे मार भी दें तो ये जरूरी नहीं कि कंपेनियन ही ड्रॉप हो। आपने पहले 3-4 मिथिकल क्रिएचर्स को मारा था, लेकिन उनमें से किसी से भी कंपेनियन एग ड्रॉप नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि हमारी किस्मत खराब थी। मिथिकल क्रिएचर्स के कंपेनियन एग ड्रॉप होने के चांसेस 1/3 होते हैं। इस बार जरूर मिलेगा। रोशन ने उसे घूरते हुए कहा और आगे बोला, इन शॉर्ट, हम पहले भी खुद पर डिपेंड थे, अब भी खुद पर डिपेंड है और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। दूसरों पर अपनी उम्मीदें मत रखो। जी ओवरसियर। जीवन ने थोड़ा रुककर पूछा, अगर यंग मास्टर आशु सहारनपुर जाना चाहें तो क्या मैं उन्हें रोकूं? क्या उसमें इतनी हिम्मत है? सहारनपुर के मिथिकल क्रिएचर ऐसे नहीं हैं जिनका मुकाबला ऑर्डिनरी मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें वहां जाने की हिम्मत होगी। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को पाना उसकी केवल किस्मत थी। क्या तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि वो मिथिकल क्रिएचर्स को मार सकेगा? रोशन ने कहा। दूसरी तरफ आशु अपने डोर में खबरें पढ़ रहा था। उसने अपने फोन पर जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी
उनमें से ज्यादातर ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के अपीयर होने और क्यूब की रैंकिंग को हेडलाइंस टर रखा था पूरी फेडरेशन को। प्रॉबेबली अब तक 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के बारे में पता चल गया होगा। पता नहीं कि कंपेनियन बीस्ट की रैंकिंग का क्या यूज है। आशु ने मन ही मन सोचा। सेलेस्तारा ने यह नहीं बताया कि रैंकिंग किस काम के लिए है, और आशु भी ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि इसका यूज क्या हो सकता है। हालांकि उसे यकीन था कि ये इतनी साधारण बात नहीं थी। दुनिया भर में ब्लैक क्यूब्स अपीयर हुए थे। क्या इतनी बड़ी फॉर्मेशन केवल एक बेकार रैंकिंग क्रिएट करने के लिए की गई थी? आशु को लगा कि डायमेंशनल जोन्स में मौजूद टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस इतने बोरिंग नहीं हो सकते। रैंकिंग का कोई ना कोई यूज जरूर था, लेकिन उसे अभी तक यह समझ नहीं आया था। आज आशु डेंजन्स में शिकार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ये सोचने में लगा हुआ था कि विशानग्र या टॉर्च ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन सिर्फ विशानग्र से लड़ सकता था, लेकिन आंसू इतना मजबूत नहीं था। वो विशानग्र के हमलों को डॉज नहीं कर सकता था और इसके बजाय एक बोझ बन जाता था। हर बार जब विशानग्र ब्लड के रंग के अवतार को मार देता तो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होता। अगर उसे टॉर्च ड्रैगन को मारना है तो उसे पहले ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड से निपटना पड़ता। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ऑलरेडी टॉर्च ड्रैगन से हेड ऑन मुकाबला कर सकता था, लेकिन वो ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को रोकने के काबिल नहीं था। विशानग्र को मारना अभी भी ज्यादा मुश्किल है। मैं टॉर्च ड्रैगन के बारे में कुछ और सोचना कंटिन्यू रख सकता हूं। आशु ने सोचा। लंबे समय तक कंसिडर करने के बाद उसने टॉर्च ड्रैगन को मारने का एक तरीका सोचा। टॉर्च ड्रैगन की स्पीड विशानग्र की कंपैरिजन में काफी स्लो थी। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के स्ट्रेंथन होने के बाद उसकी स्पीड टॉर्च ड्रैगन से थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड ड्यून की वजह से वो टॉर्च ड्रैगन को हरा नहीं पा रहा था। आंसू को सन बीस्ट से मिला हुआ क्रिस्टल मिरर टॉर्च ड्रैगन को रिस्ट्रेन कर सकता था, लेकिन वो बहुत छोटा था। ज्यादा से ज्यादा ये केवल उसके चेहरे को ही ढक सकता था। इसके अलावा टॉर्च ड्रैगन की आंखें बहुत ज्यादा वाइड थीं, जैसे कि वे दोनों तरफ ग्रो हो रही हों। क्रिस्टल मिरर का इस्तेमाल उसके विजन को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए करना नामुमकिन था। क्रिस्टल मिरर का साइज बस उसकी एक आंख को ही मैक्सिमम ब्लॉक कर सकता था। काफी सोचने के बाद आशु ने टॉर्च ड्रैगन से निपटने का सिर्फ एक तरीका निकाला। 6 विंग्ड को ड्रैगन विंग्स में बदलकर आशु की उड़ने की स्पीड को बूस्ट करना। इसके बाद वो अपनी मूवमेंट टेक्निक और स्पीड का इस्तेमाल करके टॉर्च ड्रैगन के ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड की नजर को डॉज कर सकता था, जिससे टॉर्च ड्रैगन उसे देख ना सके। ऑफ कोर्स पूरी तरह डॉज करना नामुमकिन था। आखिरकार चाहे आंसू कितना भी तेज क्यों ना हो, यह नामुमकिन था कि टॉर्च ड्रैगन उसे पूरी तरह मिस कर जाए। लेकिन क्रिस्टल मिरर के साथ उसके विजन के एक एंगल को ब्लॉक करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस केस में आशु को इनफ जगह मिल सकती थी। हालांकि ये सब केवल प्लान्स में मुमकिन था। इसे रियलिटी में अप्लाई करने में कई प्रॉब्लम आ सकती थी। इसे बार बार कॉम्बैट में टेस्ट करना जरूरी था। प्लान्स बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने में अक्सर कई मुश्किलें आती हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम यह है कि टॉर्च ड्रैगन को कैसे मारा जाए। टॉर्च ड्रैगन के साथ कई लड़ाइयां लड़ने के बाद आशु को पता चला था कि उसका शरीर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के अटैक्स केवल उसके स्केल्स को डैमेज पहुंचा सकते थे। एक दो हमले ज्यादा असरदार नहीं थे। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड की स्वॉर्ड बीम का भी इफेक्ट ज्यादा ऑब्वियस नहीं था। काफी सोचने के बाद आशु ने तय किया कि वो टॉर्च ड्रैगन पर छिपकर हमला करने के लिए पॉइजन ड्रैगन पाम या डेमोनिक नियोनेट की एंशिएंट स्वॉर्ड का सहारा लेगा। टॉर्च ड्रैगन को मारने के स्टेप्स को समझने के बाद आशु फिर से टेंपल के अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च ड्रैगन के पास जाने से पहले उसने पहले इपिक गोल्डन योद्धा से फॉर्म हुआ सॉफ्ट कवच और रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा से फॉर्म हुए हेवी कवच को पहना 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन उसके पीछे ड्रैगन विंग्स की फॉर्म में अपीयर हुआ। उसने अपने कान में ट्रुथ लिसनर की इयरिंग पहनी, एक हाथ में ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड पकड़ी और दूसरे हाथ में बनाना फैन। साथ ही उसने डेमोनिक नियोनेट को बुलाई और उसे ब्लड के रंग के अवतार की पीठ पर लेटकने के लिए कहा। उसका मिशन था कि वो लगातार छिपकर हमला करने का मौका ढूंढे।
अब ब्लड के रंग के अवतार ने ब्लैक मैग्मा जैसे पैटर्न वाला हेवी कवच पहना हुआ था। उसकी पीठ पर होली ड्रैगन विंग्स के 3 जोड़े थे। एक हाथ में ह्यूज स्वोर्डम हर्स थी और दूसरे हाथ में बनाना फैन। वो अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही पावरफुल फीलिंग भी दे रहा था। हालांकि उसकी पीठ पर लेट की हुई डेमोनिक नियोनेट ने उस डोमिनियरिंग और पावरफुल फीलिंग को तुरंत लगभग 30% तक कम कर दिया। कुल मिलाकर वो एक पावरफुल मेल नैनी जैसा लग रहा था। गहरी सांस लेते हुए आंसू ने टेम्पल का दरवाजा खोला और ब्लड के रंग के अवतार को अंदर भेजा। टोच ड्रैगन ने उसे तुरंत देख लिया और मुंह भरकर काले धुएं का एक गुब्बार रिलिज किया। वो धुआं सुनामी की तरह ब्लड के रंग के अवतार की तरफ बढ़ने लगा। बनाना फैन को कुछ बार लहराते ही ग्रैंडियन विंड ने तुरंत काले धुएं को वापस भेज दिया। इससे पहले कि टॉर्च ड्रैगन रिएक्ट कर पाता, ब्लड के रंग के अवतार की पीठ पर मौजूद 6 ड्रैगन विंग्स फड़फड़ाए। तुरंत ही ब्लड के रंग के अवतार का शरीर एक फैंटम की तरह टॉर्च ड्रैगन के पीछे फ्लैश हुआ और उसके गले पर डोमिनियरिंगली स्लैश किया। स्वॉर्ड बीम वायलेंटली स्पिन हुई और व्हील ऑफ लाइफ की तरह टॉर्च ड्रैगन पर स्लैश करने लगी। टॉर्च ड्रैगन का रिएक्शन भी स्लो नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और स्वॉर्ड बीम की तरफ देखा। उसकी आंखों से फ्लेम्स जैसी बीम्स निकली, जिसने उसे चकनाचूर कर दिया। उसी पल उसकी बड़ी सी पूंछ हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी स्पीड अनबिलीवेबल थी और उसने ब्लड के रंग के अवतार को टारगेट बनाया। ड्रैगन विंग्स फड़फड़ाए और वो घोस्ट स्टेप्स के साथ हवा में ही मूव हुआ, जिससे टॉर्च ड्रैगन की पूंछ को डॉज कर दिया। उसी समय ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड एम सी सेक्शोड ने एक बार फिर स्लैश आउट किया और टॉर्च ड्रैगन के नाजुक हिस्से को निशाना बनाया। आशु का शरीर एक फैंटम की तरह फ्लैश हो रहा था। वो लेफ्ट और राइट डॉज करते हुए तेजी से मूव हो रहा था। उसने लगातार स्वॉर्ड बीम स्लैश आउट की, लेकिन टॉर्च ड्रैगन ने उन सभी को रोक लिया। अल्टीमेटली वो उसे जख्मी करने में नाकाम रहा। आशु जल्दबाजी में नहीं था। इसके उलट टॉर्च ड्रैगन थोड़ा इंपेशेंट हो गया। उसके शरीर से एनर्जी की वेव्स इमिट होने लगी, जो पूरे पैलेस में फैल गईं, जिससे आंसू के पास डॉज करने की कोई जगह नहीं बची। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को कसकर पकड़े हुए उसने चलते चलते ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल को अनलीश किया, जिससे स्वॉर्ड बीम्स वायलेंटली स्लैश हुई और वेव्स से टकराईं, जिससे दोनों स्वॉर्ड बीम्स और वेव्स शैटर हो गईं। लेकिन वेव्स इतनी ज्यादा थीं कि ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल से उन्हें पूरी तरह से डिस्पैच करना मुमकिन नहीं था। जैसे ही बची हुई वेव्स आशु के शरीर से टकराईं, उन्होंने उसे तुरंत पीछे धकेल दिया और वो उड़ता हुआ पैलेस के मेटल पिलर से जा टकराया। आशु को रियलाइज हुआ कि उसके कवच में कई सुराख हो गए थे, लेकिन उसका शरीर जख्मी नहीं हुआ था। जैसे ही हेवी कवच की पहली लेयर वेव्स द्वारा पेनिट्रेट कर दी गई, अंदर का सॉफ्ट कवच भी हल्का सा डैमेज हो गया, लेकिन वो पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं हुआ। ये कवच और सॉफ्ट कवच वाकई बहुत यूजफुल हैं। आशु अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। हार्ड और सॉफ्ट डबल कवच एक्चुअली टॉर्च ड्रैगन के हमले को विथस्टैंड करने के काबिल थे। इससे उसे केवल शोक डैमेज ही रिसीव हुआ, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर था। जैसे ही टॉर्च ड्रैगन ने देखा कि ब्लड के रंग का अवतार मरा नहीं है, उसकी आंखें तुरंत चमकने लगीं। ये ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को एक्टिवेट करने की तैयारी के साइंस थे। आशु तुरंत खड़ा हो गया और एक बार फिर घोस्ट स्टेप्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी पीठ पर मौजूद 6 विंग फड़फड़ाए और वो टॉर्च ड्रैगन के पीछे पहुंच गया। टॉर्च ड्रैगन ने पूरी ताकत लगाकर अपना सिर घुमाया और आंसू की डायरेक्शन में देखा। उसकी आंखें पहले ही मिरर जैसी हो चुकी थीं, चाहे आंसू की स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो। वो टॉर्च ड्रैगन के सिर के घूमने की स्पीड से तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंसू की इमेज उसकी आंख के कोने में आ ही जाएगी। तभी उसने चलते हुए क्रिस्टल मिरर को टॉर्च ड्रैगन की आंख की तरफ फेंका। उसने ओरिजिनली सोचा था कि क्रिस्टल मिरर टॉर्च ड्रैगन की लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर सकेगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट टॉर्च ड्रैगन की कॉग्निटिव एबिलिटीज अचानक तेज हो गईं और क्रिस्टल मिरर की ट्रैजेक्टरी तुरंत ही उसकी आंख से डीविएट हो गई। टॉर्च ड्रैगन की आंख में ब्लड के रंग का अवतार तुरंत रिफ्लेक्ट हुआ और गेम स्क्रीन ब्लैंक हो गई। यहां तक कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का लाइफ गार्जियन प्रोटेक्शन भी बेकार साबित हुआ। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पहले एक्सप्लोड हो गया,
फिर ब्लड के रंग का अवतार मरा लाइफ गार्जियन प्रोटेक्शन, केवल डैमेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर आशु को जख्म आता तो उसे 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पर ट्रांसफर कर दिया जाता, लेकिन ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। लगता है मुझे ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को ब्लॉक करने के लिए और प्रैक्टिस की जरूरत है। आशु ने सोचा। इस बार के फेलियर से वो डिस्करेज नहीं हुआ और उसने अपना खून टपकाकर और फिर से स्पॉन होकर शिकार कंटिन्यू रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।